हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लास। जस्ट की 9th क्लास को पता ही है कि हम उनके सारे सब्जेक्ट्स लेके आते रहते हैं। तो एसएसटी की बुक कंप्लीट करते ही कल से मैथ की हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट कर देंगे। टाइम आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला लेसन है यह पॉलिटिकल का 9th क्लास का समकालीन विषयों में लोकतंत्र। ठीक है, तो जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। वैसे तो आप पिछली जो बुक है उसके अंदर पढ़ चुके होंगे 8वीं क्लास के अंदर। उसके अंदर लोकतंत्र के बारे में बताया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर भी हम डिटेल से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्र के दो किस्से, तो यहाँ पे किस्से बताए गए, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ऐसी नॉर्मल बातें हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगी हम उन्हीं उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे और उन्हीं को आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो इसके बीच में बस ये बताया गया है, ये तख्ता पलट किसे कहते हैं ये पढ़ लेना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लोकतंत्र की वापसी के बारे में बताया गया है। किसी भी एक देश के अंदर बताया गया है पिनोशे का सैनिक शासन, मतलब कि एक कोई देश था वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था। बाद में क्या हुआ कि जो वहाँ का राष्ट्रपति था उसे अपने पद से हटा दिया गया, और पद से हटाने के बाद वहाँ पे लोगों का शासन, लोगों के माध्यम से ही एक उनका जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है सारे के सारे उन्हीं के मतदान के माध्यम से चुने जाने लगे। लोकतंत्र में यही होता है कि लोगों का शासन हम कह सकते हैं, लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही आगे राज करते हैं, या आप कुछ भी कह सकते हैं, या शासन चलाते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में बताया गया पोलैंड के अंदर लोकतंत्र किस तरह से था, उसके ऊपर देखते हैं हम। 198 में 198 लिखा हुआ है, वैसे तो ये गलत लग रहा है। मैं पोलैंड में घटी थी उस समय पोलैंड पर यहाँ जारस्कुली इस बंदे का नेतृत्व था। यूनाइटेड वर्क्स पार्टी का शासन था। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। मतलब कि यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक ही जो पार्टी है वही हिस्सा लेगी और वही जीतेगी, उसी के बंदे जीतेंगे। तो उसको साम्यवादी शासन कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है, उसके अलावा कोई नहीं होता। चीन में भी इसी तरह का शासन चलता है, जिसे चीन साम्यवादी का भी नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हड़ताल होने लग गई लोगों की। ठीक है, उसके अलावा और यहाँ पे एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ हड़ताल शुरू होने लगी, मतलब कि लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से काम चलता रहा। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को बहुत ज़्यादा ये परेशानियों को जूझना पड़ा और हड़ताल को समर्थन बढ़ता गया। हड़ताल में लोगों की ज़्यादा मांगें बढ़ने लगी, इसके अंदर मजदूर संघ भी आ गया। फिर क्या हुआ कि इनकी यह मांग थी कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप को हटाया जाए। प्रेस क्या होता है, प्रेस का मतलब होता है जो मीडिया होती है। ठीक है, यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार को हार माननी पड़ी और लैक वालिशा के नेतृत्व में मजदूरों के साथ सरकार ने 21 सूत्री करार दिया और हड़ताल खत्म हुई। इसके बाद में एक संधि किया और एक नया मजदूर संगठन बना जिसका नाम था सैली सोलिडरनोस्क। ठीक है, उसके बाद में साम्यवादी देश में यह पहली बार ऐसा हुआ था कि एक स्वतंत्र मजदूर संगठन का संघ का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद में आगे देख सकते हैं जैसे जनरल जारुस्की जो थे उनके नेतृत्व में सरकार एकदम बौखला गई और 1981 में मार्शल लॉ वहाँ पे स्थापित कर दिया। मार्शल लॉ में क्या होता है कि कोई भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कोई संगठन बनाता है या विरोध करता है तो उसको सीधा चक्के जेल में डाल दिया जाता था, तो वो मार्शल लॉ होता है। 1988 में फिर हड़तालें हुई। उस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमज़ोर थी। फिर क्या हुआ, ये सारी की सारी आपको दिखाई दी है कि क्या क्या कमियां हुई थी, वहाँ पे हड़तालें होने लगी थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लोकतंत्र की दो विशेषताएं। तो लोकतंत्र की जो दो विशेषताएं हैं वो क्या है। अब इन दोनों मामलों में आपको अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें तो चिले के पिनोशे शासन और पोलैंड के साम्यवादी शासन में काफ़ी फ़र्क था। तो दोनों के दोनों जो आपने किस्से पढ़े हैं उनमें फ़र्क था, क्योंकि जो ये वाला था पोलैंड का था वो साम्यवादी शासन था, मतलब कि एक ही पार्टी थी और वही राज करती थी, उसी के बीच में से राज किया जाता था। और पिनोशे का शासन अलग होगा, तो इसमें अंतर देखने को मिलता है। तो पोलैंड की सरकार का दावा था कि मजदूर वर्ग की ओर से ये शासन चला रही है। पिनोशे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया और खुलेआम बड़े पूंजीपतियों को लाभ उठाया। तो इन मामलों से हमें क्या पता लगता है, इन मामलों से ये पता लगता है कि देखो एक जो था वर्ग उसने तो क्या किया, एक शासन वालों ने तो बड़े बड़े जो पूंजीपति थे उनको लाभ देते रहे और दूसरों ने मजदूर वर्ग को इसके बीच में सहयोग दिया। उसके आगे देखते हैं जैसे कि इस प्रकार तीन लोकतांत्रिक सरकारें ओयोंदे की चिले सरकार, वोलेशा की पोलिश सरकार और मिशेल की चिले सरकार का जिक्र ऊपर हुआ है। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में, तीनों सरकारों के बारे में आपने जान लिया। लोकतांत्रिक सरकारों के बीच में
मिशेल इस मामले में कुछ मध्यम मार्गी रास्ता अपनाने वाली है, फिर भी इन तीनों सरकारों की कुछ विशेषताएं समान थी। तो यहाँ पे क्या होता था कि सारे के सारे लोगों द्वारा चुनी गई ही सरकारें शासन चला रही थी। तो लोगों द्वारा जब भी चुनी जाने वाली सरकार होती है उसको हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों कथाओं के माध्यम से लोकतंत्र की पहचान का सही तरीका विकसित करें। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पे शासन करने का अधिकार होता है। लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी जरूरी होती है। ये लोकतंत्र के अंदर मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इनके अलग अलग सरकारों के बीच के हैं। उसके आगे देखते हैं लोकतंत्र के 3 नक्शे। तो इसके बीच में ज़्यादातर पता है कि आपको कहानियाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो कहानियों को कौन पढ़ेगा, इससे अच्छा जो मेन क्वेश्चन और जो इसके बीच में मेन पॉइंट्स बनते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें आप। अब इसके बीच में बताया गया, ये एक तो सन इसमें आधे दिए हुए हैं तो सन का पता नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में जो लोकतंत्र वहाँ का शासन चलाने वाले व्यवस्था थे उन देशों को दर्शाया गया 1900 से 1950 के बीच में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1900 में नहीं थे जहाँ पे संतरी है, और 1950 में लोकतांत्रिक सरकार आई थी संतरी वालों में, और 1900 से 1950 में लोकतांत्रिक सरकार थी वो था संयुक्त राज्य अमेरिका का और दक्षिणी अमेरिका का कुछ हिस्सा था, ठीक है। आप देख सकते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में 1975 की सरकारें हैं, ये भी आप देख सकते हैं, और 2000 में भी जो लोकतांत्रिक सरकारें रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार का मतलब आपको बता ही दिया, लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही वहाँ पे शासन करते हैं। तो इसके बीच में पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विस्तार हो गया था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ था, यह पहले कुछ ही हिस्सों में स्थापित हुआ और बाद में इनका विस्तार होता गया। 195 में किस महादेश के सबसे ज़्यादा देशों में, ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए आप देख सकते हैं। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, तो जो आपने नक्शे देखे हैं इनमें से 20वीं सदी के पहले के घटनाक्रम से कुछ भी नहीं पता चलता। आधुनिक लोकतंत्र की कहानी कम से कम 2 सदी पहले ही शुरू हुई है। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसमें लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, और 19वीं सदी भर फ्रांस में बार बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया और इस बार बहाल किया गया। और फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के संघर्षों की प्रेरणा दी। 18वीं और 19वीं सदी में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों ने राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी और फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तरी अमेरिका भी स्थित था। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो था वो 1776 में खुद को आज़ाद कराने की घोषणा कर चुका था और संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन हो गया था। 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर कर दिया गया था और इस व्यवस्था में मतदान का अधिकार भी पुरुषों तक ही सीमित था, मतलब कि महिलाओं को वोटिंग करवाने की पाबंदी थी, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं मताधिकार का कार्यक्रम किस तरह से चला, ये सारा का सारा आप देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे आगे देख लेते हैं कि कुछ देशों में केवल उन्हीं लोगों को वोट करने का अधिकार था जिनके पास संपत्ति थी, अक्सर महिलाओं को तो वोट करने का अधिकार भी नहीं मिलता था। 1965 तक तो मतदान का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्कों, औरत, मर्द, गरीब, अमीर, श्वेत, अश्वेत को मतदान के अधिकार देने की मांग कर रहे थे, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। उसके बाद में वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त था, लेकिन अगर आप नक्शे में गौर करेंगे तो 20वीं सदी के शुरुआत में देशों को लोकतांत्रिक बताया गया, जबकि वहाँ पे लोगों की बड़ी संख्या सरकार का चुनाव करती थी। इन लोगों में अधिकांश पुरुष होते थे। यहाँ अनेक तरह की राजनीतिक आज़ादी भी मिल गई थी। यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देश आधुनिक लोकतंत्र का पहले समूह बनाते हैं। उपनिवेशवाद का अंत कर दिया था। पहले क्या था, देशों में अधिकांश देशों में यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश बने हुए थे। इनके लिए इनको आज़ाद करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती थी, ठीक है। उसके बाद में हमारे देश उन थोड़े से प्रतंत्र देशों में एक था जहाँ लोकतंत्र ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष किया था। इनमें से अनेक देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लिया था। जैसे ही भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की तो एक गुलाम देश से लोकतांत्रिक देश बनने की इन्होंने राह पर चल दिया या लोकतांत्रिक देश बना, जो आज फल फूल रहा है। तो पश्चिमी अफ्रीका के देश घाना का उदाहरण मिलता है। यह उपनिवेश रहे देशों के सामान्य अनुभव को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है। यहाँ पे क्या था, एक नाम गोल्ड कोस्ट था, जहाँ पे जो कि 1957 में आज़ाद हुआ। यह अफ्रीका के सबसे पहले आज़ादी पाने वाले देशों में से एक था। इससे अनेक अफ्रीकी देशों को आज़ादी संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। एक सुनार के पुत्र और शिक्षक रहे वामे एनकुरमा ने देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। तो आज़ादी के लिए एनकुमा घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने।
वे जवाहरलाल नेहरू के मित्र और अफ्रीका के लोकतंत्रवादियों के लिए एक प्रेरणा पुरुष बने थे, जो कि नेहरू के नक्शे कदमों पे नहीं चल पाए। उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया, लेकिन थोड़े समय बाद 1966 में सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया और घाना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकी देशों का रिकॉर्ड कमोबेश इसी तरह का रहा। जिन्होंने आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई थी, वहाँ लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चल पाया। ठीक है, तो उसके बीच में ये बताया कि लोकतंत्र अफ्रीकी देशों में ज़्यादातर नहीं चल पाया। उसके बाद में 1980 से मान के चले 1980 के बाद लोकतंत्र व्यवस्था की बहाली के साथ 1980 भी शुरू हुआ। 1990 के दशक में सोवियत संघ के बिखराव के साथ यह प्रक्रिया और तेज होगी। पोलैंड वाली कथा से हमने जान लिया था कि सोवियत संघ का अपने पड़ोसी पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों पर नियंत्रण था। तो 1989 से 1990 के दौर में पोलैंड और अनेक दूसरे देश सोवियत के नियंत्रण से बाहर हो गए थे, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपना ली गई थी। 1991 में सोवियत संघ खुद भी बिखर गया था और सोवियत संघ के अंदर 15 गणराज्य थे। ये सभी स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आए और अधिकांशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लिया था। उसके अलावा यहाँ पे सोवियत नियंत्रण की समाप्ति हो रही थी और सोवियत संघ के टूटने का दुनिया का राजनीतिक नक्शे पर बहुत बड़ा ही प्रभाव पड़ा, जिससे कि सोवियत संघ एक तरीके से टूट ही गया था, क्योंकि सोवियत संघ का नियंत्रण अन्य देशों पर नहीं रहा था। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी बहुत कहानी लिखी हुई है, जिसमें लिखा है कि लेकिन 2006 में फिर लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय हुई। राजा को संसद की बैठक बुलानी पड़ी और संसद ने राजा की शक्तियों को गिराकर उसे सिर्फ नाम मात्र का शासक बना दिया गया। तो नए देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने या उसकी चाह बढ़ने की प्रवृत्ति प्रमुख रही है और यह दौर आज भी जारी है। सन 25 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 14 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए जाते थे। यह संख्या पहले भी इतनी अधिक नहीं रही, पहले अलोकतांत्रिक रहे। 8 से ज़्यादा देश 198 के बाद 1980 के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़े हैं, लेकिन आज भी अनेक देशों में लोग न तो अपने विचारों को मुक्त भाव से व्यक्त करते हैं और न ही अपने नेता को चुन सकते हैं। वे अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं। ऐसा ही देश एक म्यांमार है, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था और 1948 में औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ था। इसने लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन 1962 में इनका सैनिकों ने तख्ता पलट कर दिया और लोकतंत्र को वहाँ पे अंत कर दिया। तो 1990 में लगभग 3 वर्षों बाद पहली बार चुनाव कराया गया और आंग सान सूची को अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते और म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी गई, बल्कि उन्होंने सूची समेत चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया। तो वहाँ पे भी इसी तरह से जो वहाँ पे लोग चुने गए थे, मतलब कि उनको भी मनमानी करते रहे, उनकी भी कोई बात नहीं मानी गई। ठीक है, सैनिकों ने वहाँ पे ज़बरदस्ती उन पे अत्याचार करते रहे, यही आप मान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि तंग आकर वहाँ के 6 से 10 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया और दूसरी जगहों पर जाकर शरणार्थी बन गए। इसके अलावा यहाँ पे लोकतंत्र का अभियान जारी रहा, पर इसके अंदर वहाँ पे जो सैनिक शासन था उन्होंने अपनी मनमानी की ही। उसके बाद में जैसे 1.4 में लिखा है विश्व स्तर पर लोकतंत्र, तो इसके बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या है। थैंक यू।